हेलो स्टूडेंट, देखते हैं कुछ वास्तविक फलन और उनके आलेख। ठीक है बच्चों, अब कुछ वास्तविक फलन कौन कौन से होते हैं और उनके आलेख क्या क्या है इसको समझेंगे। इस जो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको समझते हैं कि कुछ वास्तविक फलन और उनके आलेख। अब आपने देखा होगा जब मैंने जब आपको मैंने रिलेशन पढ़ाया था, है ना, संबंध पढ़ाया था, तो संबंध को हमने तीन चीज़ में देखा था। क्या क्या चीज़ देखा था, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात तो हमने देखा था सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म देखा था। सेकंड देखा था कि रोस्टर फॉर्म देखा था। थर्ड देखा था वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम यानी हम किसी भी रिलेशन को इन तीन टर्म में लिख सकते थे, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड वेन डायग्राम। बट अब हम बात करने वाले वास्तविक फलन, है ना, फंक्शन को हम दो चीज़ों में समझेंगे। फर्स्ट, या तो एक रूल देखेंगे, है ना, एक तो फर्स्ट कैसे रूप में रहता है, ये रूल के रूप में रहता है। सेकंड आप बात करेंगे तो ये किसके रूप में होता है, ग्राफ के रूप में, है ना, क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ्स। तो आप याद रखिएगा कि अगर हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। बट यदि हम फंक्शन की बात करें कि फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखें, तो फंक्शन को हम एक रूल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कुछ वास्तविक फलन लेते हैं और उनके आलेख लेते हैं। जैसे पहला हम बात करने जा रहे हैं तत्समक फलन, है ना, जिसमें हम फर्स्ट की क्या बात करने वाले हैं, तत्समक फलन की। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। तत्समक फलन, तो तत्समक फलन क्या होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, आपको फंक्शन को इनके नाम के आधार पर याद रखने हैं, है ना, नाम के आधार पर याद रखने हैं। अगर आप नाम के आधार पर याद रखते हो तो सरलता से याद रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। अब देखो, तत्समक फलन थोड़ा सा हिंदी में नाम इसके बड़े थोड़े से अजीब रहते हैं, तो याद नहीं रह पाता है। इंग्लिश में देखते हैं, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, है ना। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या है ना, आइडेंटिटी मतलब स्वयं की आइडेंटिटी बताते हैं। तो देखिए ध्यान से कि अगर ऐसा फंक्शन, है ना, देखो अब आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, तो मैं यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला, आपको सीधे आइडेंटिटी फंक्शन बताने वाला हूँ। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू यदि एक्स हो जाए, यानी जो मैं वैल्यू रखता हूँ वो यानी जिस वैल्यू को रखने पर अब वो वही वैल्यू दे दे, है ना। अगर मैंने कहा कि मैं 1 रखता हूँ तो वो 1 ही दे दे, 5 रखता हूँ तो 5 दे दे। तो ऐसे फंक्शनों को हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, मान के चलो x इज इक्वल टू 1 रखा। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पर fx इज इक्वल टू भी 1 होगा। जब मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो fx इज इक्वल टू भी 2 हो जाता है। अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाता है। अगर -1 रखूँगा तो -1 ही प्राप्त होगा। तो क्या हो रहा है कि जो रखने पर हमें वही प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, आपको ग्राफ को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। ये तो ग्राफ आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, तो ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ठीक है, ये वाई पॉजिटिव और एंड वाई नेगेटिव, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। आपने क्या कहा कि यदि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 प्राप्त होती है, मतलब यही फाइंड हो जाएगा हमको। यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, यदि x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 1, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ फाइंड होगा हमको। यदि x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 प्राप्त होगी। चलो ये हो गई x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है। यदि x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 3 फाइंड होगी हमको। यदि x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1 फाइंड होगी। यदि x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू भी -2। तो आपको एक ग्राफ जो प्राप्त होने वाला है वो एक टेंजेंट के रूप में प्राप्त होने वाला है, ठीक है। ये टेंजेंट के रूप में प्राप्त होने वाला, ढाल के रूप में, जिसमें 45 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, किसका, आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा। बात समझ में आ गया आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो ऐसा फंक्शन
जिस पर हम जो रखते हैं वो वही देता है, मतलब मैं जैसा रखूंगा वो वैसे ही देगा, अपना प्रतिरूप देता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो समझ में आ गया आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। आप इनको नोट करते चलिए, है ना, आप इसको नोट करते चलिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो चुका है, ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है और इसका ग्राफ ऐसे होता है। क्लियर है। देखते हैं इसका सेकेंड, है ना, सेकेंड क्या होगा, ठीक, सेकेंड देखते हैं, इसको क्लीन करते चलते हैं। यहां पर सेकेंड होगा अचर फलन, है ना, अचर फलन, जिसको हम क्या कहते हैं, अचर फलन को कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हम देखते हैं कि यदि हमने इन्हें क्या रखा कि एफ एक्स बोला, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी यहां पर क्या अचर राशि है, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये क्या होता है, एक प्रकार का अचर फलन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि यदि मैं कुछ भी रखता हूं, एक्स की वैल्यू 1 रखूं, 0 रखूं, -1 रखूं, कुछ भी, एनी वन, एनी रियल नंबर रखूं, तो क्या होगा, मुझे एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ कैसे होगा, तो देखते हैं बच्चों। ठीक है, एक्स हो जाएगा, एक्स डेज वाई एंड वाई डेज। अगर हम यहाँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 एंड 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। अब इसको एक फंक्शन, देखो ये फंक्शन दिया है, इसको थोड़ा सा हम रिअरेंज करते हैं। अब ये फंक्शन मान के चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3 के टर्म का हो जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, जो चर राशि, जो अचर राशि है वो 3 मान लिया मैंने कि 3। अब देखो कि यदि आप x की वैल्यू, ध्यान से देखना, x की वैल्यू यदि 1 रखते हैं, अब x की वैल्यू आपने क्या रखे यहाँ पर, मान के चलिए कितना रख दी, x की वैल्यू 1 रखे, तो देखो x की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या होगा, y की वैल्यू, बोलो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो y मतलब ये एफ एक्स ही तो है, y मतलब एफ एक्स ही तो है, ये है ना, एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स डैश। तो क्या हो गया, यदि आपने x की वैल्यू 1 रखा तो भी आपको 3 प्राप्त हुई, 3 फाइंड हुई, ठीक है। 2 रखोगे, यहाँ 2 रख दो, फिर भी तो 3 ही फाइंड होगी, फिर भी 3 फाइंड होगी। 3 रखोगे तो 3 फाइंड होगी, 0 रखोगे तो भी 3 फाइंड होगी, -1 रखोगे तो भी 3 फाइंड होगी। तो मतलब आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर फाइंड हो रही है, देखो मिल रही है यहाँ पर, जो x एक्सिस के पैरेलल हो रही है, जो x एक्सिस के पैरेलल फाइंड हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका ग्राफ ऐसे फाइंड होगा। क्लियर है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपको, है ना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम थर्ड देखते हैं कि थर्ड कौन सा फंक्शन हो जाएगा। थर्ड बहुपद फलन, है ना, बहुपद फलन, या इसको बहुपदीय फलन भी कहते हैं, या बहुपदीय फलन, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, बहुपद फलन या बहुपदीय फलन। अब ये बहुपद फलन या बहुपदीय फलन क्या होता है, हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुपद फलन या बहुपदीय फलन क्या होगा, तो ऐसा फंक्शन जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या प्राप्त होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान के चलिए ये हो गया आपको a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अपसोन, ऐसे तो होता है बहुपदीय फलन, है ना, बहुपदीय फलन ऐसे ही होता है। क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 या प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अपसोन, ठीक है। अब देखिए बहुपदीय फलन, मैंने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखो ये क्या है, बहुपदीय फलन का व्यापक रूप है ना, जनरल फॉर्म है ये, है ना, व्यापक रूप। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया फंक्शन कोई।
अब देखिए इसका इसका कैसा ग्राफ बनेगा। एक्स एक्स डैश एफ एक्स एंड एफ एक्स डैश, ठीक है, ये 1 हो गया, 2 3 एंड 4 -1 -2 -3 एंड 0 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है। अब देखिए यदि x की वैल्यू आप 1 रखते हैं, सॉरी 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, ये फाइंड हुआ। अब x की वैल्यू 1 रखते हैं आप, x की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 फाइंड हुआ। अब यदि x इज इक्वल टू 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, x इज इक्वल टू 2 रखे 4 हो गया, तो इसका पॉइंट ये फाइंड हो जाएगा आपको, ठीक है। वैसे x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 9 फाइंड होगा, इधर कहीं फाइंड होगा, चलो ठीक है। अब x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चलो 1 ये 1 और ये 1, मतलब ये पॉइंट हो गया। अब जब -2 रखते हो तो ये -2 है, कितना होगा 4 फाइंड होगा, तो ये आपका फाइंड हो जाएगा 2 - 4, यानी -2 4 हो जाएगा। ऐसे ही अब -3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, मतलब इसका जो ग्राफ कैसे आपको फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया, है ना, कि यदि एक्स स्क्वायर रखे आपने तो ये फाइंड हो गया। तो आपको देख लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे होगा, उसका ग्राफ ए होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये होगा हर पॉलिनोमियल फंक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स लिए हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर दिए, अब चेंज हो जाएगा, कैसे होगा देखो, थोड़ा समझते हैं यहीं पर ही। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, आपको पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स क्यूब का बता देता हूँ कैसे निकलेगा। अब यदि एक्स इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो 0 ही फाइंड होगा, ठीक है। 1 रखूँगा तो 1 का क्यूब, देखो जब x इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 का क्यूब 1 ही फाइंड होगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, चलो 2 का क्यूब 8, ये 4 8 इधर समथिंग इधर फाइंड होगा कहीं पर, ठीक है, ये फाइंड हो गया मान के चलो। अब देखिए x इज इक्वल टू -1 रखूँगा तो -1 रखूँगा तो -1 का क्यूब -1 ही फाइंड होगा, -2 रखूँगा तो -8 फाइंड होगा इधर कहीं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो ऐसे बनेगा, ऐसा जाएगा, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे कुछ समथिंग बनेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा अलग अलग बनेगा, बट पॉलिनोमियल फंक्शन ए होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, बहुपदी फलन के बाद परिमेय फलन देखते हैं ना, रेशनल फंक्शन। फोर्थ, परिमेय फलन, जिसको हम क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, ठीक है, परिमेय फलन। अब परिमेय फलन क्या होता है, तो परिमेय फलन होता है बेटा, देखो परिमेय फलन ऐसे रूप का होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप अगर बात करें कि कोई परिमेय फलन क्या होगा, तो ये देखो एफ एक्स अगर निकालूंगा तो या आप ऐसे देख सकते हैं कि जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप का होता है, एफ एक्स अपॉन किसके रूप में होता है, जी एक्स के रूप में होता है, ऐसे फंक्शन को हम परिमेय फलन कहते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल क्या देखते हैं, है ना। देखो परिमेय फलन क्या होता है कि परिमेय फलन में कि अंश में भी एक फंक्शन होता है और हर में भी एक फंक्शन होता है, ऐसे फंक्शंस को हम परिमेय फलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल मान के चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू अब परिमेय फलन लेना ना, अब एफ एक्स इज इक्वल टू हमने कहा कि 1/x ले लेते हैं, चलो ठीक है 1/x लिए, ये परिमेय फलन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए कि अब परिमेय फलन ये भी हो गया, दूसरा और परिमेय फलन का एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3/3x + 2, एक परिमेय फलन हो गया और कोई दिक्कत नहीं, परिमेय फलन है। अब देखिए मैं पहले सेकंड का बताता हूँ फिर फर्स्ट का बता दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इस परिमेय फलन में अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर याद रखना है आपको, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैंने बताया था कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि -2/3 नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू -2/3, ये नहीं होना चाहिए।
तभी ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके ग्राफों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होंगे, देखो पहली बात, देखो यहाँ पर यदि मैं ग्राफ की बात करूँ इस फंक्शन में, तो ग्राफ रिप्रेजेंट करना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एनी टू नंबर्स के बीच में, कई दो नंबरों के बीच में कई सारी परिमेय संख्या होती है, कई सारी परिमेय संख्या होती है, तो आप यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अनेक डायग्राम का यूज़ करते हैं, जैसे कहना चाहिए कंप्यूटर में यूज़ करते हैं अनेक डायग्राम का, वहाँ पर आप इसको बना सकते हैं, बट आप इस फिगर में नहीं बना सकते। ठीक है, बट एक मैंने एक और फंक्शन लेकर के रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इस फंक्शन को मैं थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट, थोड़ा बहुत नहीं, इसको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका अब देखेंगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट लिखते आ जाते हैं, एक्स हो गया, एक्स डेस हो गया, एफ एक्स हो गया, और ये एफ एक्स डेस हो गया। ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, -1 -2 1 2 -1 और -2। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ समथिंग कुछ ऐसे बनता है, ऐसा कुछ बनता है ना। इसका ग्राफ, किसका ग्राफ, 1/x का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि x की वैल्यू 1 रख दो, चलो x की वैल्यू 1 रख दी हमने, x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यदि x की वैल्यू 2 रखते तो 1/2 हो जाएगा, है ना। जब x की वैल्यू 2 रखते तो 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा, जब x की वैल्यू 3 रखते तो 1/3 हो जाएगा, हाफ, इससे और छोटा, तो ये टर्म चलते रहेगी। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनता है इसका। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। फाइव है ना, मापांक फलन, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। तो मापांक फलन क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए मापांक फलन क्या होता है। तो मापांक फलन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ऐसा लिखते हैं, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन होता है। इसको लिखने का और दूसरा तरीका हो सकता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा कि x, देखो x मॉड में है, तो देखो यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। देखो ध्यान से, x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हो, रियल नंबर है तो, हाँ ना। तो यहाँ पर जो मॉडुलस वाली कंडीशन है, इसको समझना बहुत ध्यान से कि क्या होगा कि जब यहाँ पर आप कि कोई भी देखो या पॉजिटिव रखोगे या नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव नंबर ही फाइंड होगा, पॉजिटिव रखोगे या नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव नंबर ही तो फाइंड होगा, कोई अन्य नंबर फाइंड हो सकता है क्या, नहीं। तो जब मैंने बोला कि x क्या रखोगे, ध्यान से देखो, जब एफ एक्स इज इक्वल टू इस फंक्शन में x होगा, कब होगा, देखो x हो जाएगा ये, और ये कैसे होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ध्यान से देखो कि क्या होना चाहिए, इस फंक्शन को देखें, ध्यान समझो कि ये कब x होगा, जब ये x कैसा हो, 0 हो, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो या 0 से बड़ी हो, तब x के लिखो। लेकिन यदि इसकी वैल्यू x से छोटी हो जाए, है ना, x इज ग्रेटर देन, आप ये कह सकते हैं 0 से कैसी हो जाए, छोटी हो जाए, x इज लेस देन 0, तभी इसको -x लेनी पड़ेगी। देखो ध्यान समझना फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। मैंने कहा कि x की वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, तो भी फंक्शन कैसा हमको प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। अब ये फंक्शन हो गया बच्चों। अब इस फंक्शन को हमको अलग रूप में देखना था कि देखो मॉडुलस के रूप में दिया है, इसको अलग से हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसको मैंने अलग से इस फंक्शन को ऐसे लिखा। अब ध्यान से देखो कि इसमें मैंने बोला था कि आप पॉजिटिव रखते हो या नेगेटिव रखते हो तो भी पॉजिटिव ही आपको वैल्यू फाइंड होगी। अब देखो यहाँ पर जब फंक्शन को लिखोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने जब एक्स लिखा यहाँ पर, तो एक्स कब पॉजिटिव होगा, जब बोलो ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब x की वैल्यू 0 रख दो या 0 से बड़ी 1 रख दोगे तो 1 रखोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यदि x की वैल्यू आपने नेगेटिव रख दी, -1 रख दिए, तो आपको देखो x इज लेस देन 0, जब x इज लेस देन 0 मतलब x छोटी, मतलब -1 रख दिए, तो भैया -1 रखोगे तो माइनस प्लस 1 फाइंड हो जाएगा। मतलब आपको ये समझ में आ गया, ये फंक्शन क्लियर हो गया। अब इस फंक्शन का अगर आप क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, चलो ग्राफ की चर्चा करते हैं। ये x डैश, ये x, ये एफ एक्स और ये एफ एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो गया,
अब ध्यान से देखिए, जब ये 0 हुआ तो अब क्या करूँगा मैं इसको, कि ये बोला मैंने 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -1 -2 एंड -3। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस फंक्शन में यदि मैंने 0 रखा तो 0 ही फाइंड होगा, 1 रखूँगा तो 1 ही फाइंड होगा, 2 रखूँगा तो 2 ही फाइंड होगा। ठीक है, 3 रखूँगा तो 3 ही फाइंड होगा, -1 रखूँगा तो भी 1 फाइंड होगा, -2 रखूँगा तो भी 2 ही फाइंड होगा, -3 रखूँगा तो भी 3 ही फाइंड होगा। क्यों बताया मैंने कि चाहे पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो तो भी पॉजिटिव होने वाला है। मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा। क्लियर हो गया इसका ग्राफ? इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। मॉडुलस फंक्शन क्लियर हो गया कि मॉडुलस फंक्शन चाहे ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा लिखो, ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया मॉडुलस फंक्शन इतना? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि क्या होगा। फंक्शन नंबर 6 है ना, चिन्ह फंक्शन। चिन्ह फलन, जिसको हम सिग्नम है ना, सिग्नम फंक्शन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन कहते हैं। कि सिग्नम फंक्शन अब होगा क्या, एक्चुअल में सिग्नम फंक्शन को समझेंगे अब कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। चिन्ह फलन, ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? fx इज इक्वल टू, अब क्या बात करेंगे हम? fx इक्वल टू होना चाहिए, कैसा होगा? मॉडुलस x अपॉन x, और ये 0 है ना, मॉडुलस x अपॉन x, और ये क्या होगा? 0 होगा। कब होना चाहिए? देखो ध्यान से, अब ये 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0 हो जाए, यही बात होगी। और यहाँ पर x का ऐसे कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों टर्म होने चाहिए, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0। इस फंक्शन की बात करेंगे आप। क्या हुआ देखो, सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि fx इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x इक्वल के x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये 0 जब x इज इक्वल टू 0 होगा। अब सिग्नम फंक्शन ऐसा होता है। इस सिग्नम फंक्शन का संक्षिप्त रूप देखो, अब थोड़ा सा विस्तृत रूप देखो। ये सिग्नम फंक्शन ऐसा होगा, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि यदि x, अब देखो मॉडुलस है, ध्यान से समझना ध्यान से। अब मैंने कहा कि x ऑल पॉजिटिव रखते हो आप, यहाँ पॉजिटिव रखोगे, यहाँ पॉजिटिव, तो पूरे पॉजिटिव फाइंड होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव। जैसे 1 रखा तो 1 रखा, 1/1 मतलब 1 हो गया, 2 रखूँगा तो 2 होगा, 1 ही होगा, है ना। तो मतलब x पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? जब x इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा होगा तब ये पॉजिटिव होगा। क्लियर बात हो गई? अब 0 था तो 0 रख दो, 0 x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर 0 ही होगा फंक्शन। अब देखो दूसरा बच गया, अब नॉट इक्वल टू, अब निगेटिव वाला भी टर्म होगा। कब होगा? -x होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, कब होगा -x? देखो ध्यान से, अब मैंने बोला मॉडुलस है, यहाँ मॉडुलस वाली वैल्यू है, अब मॉडुलस वाली वैल्यू है। अब हमने कहा कि x इज लेस देन 0, जब x 0 से कैसा है? छोटा है। जब x 0 से छोटा हो जाएगा, जब x 0 से छोटा होगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे -1 रखा तो -1 तो +1 ही हो जाएगा, ये -1 होगा। लेकिन x की वैल्यू कैसी, देखो यहाँ पर फंक्शन कैसा है। जब मैंने कहा, ध्यान समझना कि यहाँ पर मैंने कहा कि -1 वाली टर्म है, देखो -1 रखा, -1 तो भी क्या होगा? 1 पॉजिटिव ही फाइंड होगा, हमको पॉजिटिव फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये -1 वाली टर्म हो जाएगी। तो आप सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो x न बोलते हुए इसको आप 1 बोल दीजिए और इसको -1 बोल दीजिए, क्योंकि सबकी वैल्यू तो 1 ही होने वाली है। क्लियर है? तो 1 बोलो और -1 बोलो। क्लियर हो गया इतना? तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। अब इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, इस पर चर्चा करते हैं। ये हो गया, मान के चलिए x डेस, y, या y को आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? fx कह रहे हैं, और ये fx डेस हो गया। ठीक, अब देखिए कि ये 0 होगा, ये 1 2 3 एंड 4, 1 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए
हमने क्या कहा यहाँ सिग्नम फंक्शन में कि जब जीरो, देखो x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो होगा, x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो होगा फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमने कहा, अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू वन पर, जब x इज इक्वल टू क्या रखते हैं आप, देखो x इज इक्वल टू कुछ भी रख दो, x इज इक्वल टू पॉजिटिव कोई भी नंबर लो, चलो पॉजिटिव वन रखो, यहाँ पर x इज इक्वल टू वन रखूंगा तो वन ही, देखो जब x देखो जीरो से बड़ा हो जाता है तो वन ही तो आ रहा है, वन आ रहा है मतलब यहाँ पर, लेकिन वन नहीं होगा, जब जीरो रखूंगा तो वन हो रहा है क्या, नहीं, तो मतलब इस पर आप क्या कर दो, गोला लगा दो। लेकिन यहाँ पर अब अदर फंक्शन होंगे, ठीक है, तो ये आगे की ओर बढ़ गया इधर, ठीक है। लेकिन यदि x इज लेस देन जीरो, जब x की निगेटिव वैल्यू रखोगे आप तो क्या होगा, आपको -1 फाइंड होगा, -1 फाइंड हो रहा है, बट जीरो पर वन प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसको जीरो को छोड़ो और ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, महत्तम, है ना, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटर, है ना, क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन ही तो है लास्ट वाला, एक और बच गया था हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको ग्रेटेस्ट क्या है, इंटेजर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कैसा होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये फंक्शन कैसा होगा बेटा, तो ये फंक्शन लिखा जाता है एफ एक्स इज ब्रैकेट में एक्स लिखा जाता है, एफ एक्स इज ब्रैकेट में एक्स लिखा जाता है। अब ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, अब ध्यान समझना, बहुत ही ध्यान समझेंगे इसको, महत्तम पूर्णांक फलन को। अब ये महत्तम पूर्णांक फलन के लिए आपको बहुत ही ध्यान समझना पड़ेगा कि कैसे महत्तम पूर्णांक फलन निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि यदि आप x इज इक्वल टू 2.9 रखते हैं, ठीक है, 2.9 रखते हैं, अब x इज इक्वल टू, अब क्या रख दो, 3.5 रख दो या 3.6 रख दो, उसके बाद x इज इक्वल टू 5 रख दो, ठीक है, इतने ही रखते हैं। अब क्या कहते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन की थोड़ी सी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी तब ये बनेगा, है ना। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या कहता है, देखिए क्या कहा महत्तम पूर्णांक फलन में कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज बिलोंग टू आर द्वारा परिभाषित फलन एफ फ्रॉम आर टू आर एक्स से कम या एक्स के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण कर लेता है, एक्स से कम या एक्स के बराबर, है ना। ये बात आपको याद रखनी है ना, ये बात आपको याद रखनी है, एक्स से कम या एक्स के बराबर, ये बात आपको याद रखनी है, एक्स से कम या एक्स के बराबर महत्तम मान, महत्तम मान, महत्तम मान, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस वैल्यू को रखते हैं। तो मैंने कहा, मैं ये कहूँगा कि x इज इक्वल टू जब इतना है तो f 2.9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.9। अब इस 2.9 का ये महत्तम मान x निकलेगा। अब महत्तम मान देखो, इसको निकालने के लिए क्या होगा, अब देखिए ध्यान से कि ये 2.9 है। अब मैंने क्या बोला, x से कम या x के बराबर, x से कम या x के बराबर महत्तम मान, और ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। अब ध्यान से देखो कि पूर्णांक वाली राशि देखेंगे तो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब देखो कि इस ये देखो x की वैल्यू कितनी है, 2.9 है, इस x के बराबर कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, लेकिन x से कम दिख रहा है, x से कम चलो कुछ दिख रहा है, x से कम क्या दिखा, 2, लेकिन x से 2, अब क्या बोला, महत्तम पूर्णांक फलन बोला था, महत्तम, ध्यान समझना इसको को, है ना। तो क्या हो गया कि 2.9 हो गया। अब जब 2.9 रखा मैंने, तो अब देखो 2.9 किससे बड़ा है थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर कौन सा महत्तम पूर्णांक फलन दिख रहा है, इससे देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। जैसे 3.6 है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा f 3.6 बोलूँगा। अब 3.6 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या हो जाएगा, अब देखो कि इससे कम होना चाहिए, देखो x से कम या x के बराबर, है ना, x से कम या x के बराबर होनी चाहिए, तो x से कम लेकिन बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा, तो x से कम। अब यहाँ पर मैं पूर्णांक बोलूँगा -1 0 1 2 3, अब 3 हो गया, 3 के बाद 4 अगर ले लेते तो 4 तो बड़ा हो गया,
तो ये x से कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, और इससे कम या x के बराबर होना चाहिए। इसके बराबर तो है ही नहीं, लेकिन x से कम होना चाहिए। अब ये कम लेकिन महत्तम बार बोला है, तो महत्तम कितना हो जाता है 3। उसके बाद देखो ये 5 है, तो f5 ले लिए, तो इज इक्वल टू कितना होगा, f5 इज इक्वल टू, अब में ये 5 ही होगा क्योंकि ये x के बराबर एक पूर्णांक ही राशि है, महत्तम पूर्णांक राशि। अब मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू -2.1, चलो इसको भी समझ लेते हैं। 2.1 बोलो या 3.1 बोल दो, चलो 3.1 देखते हैं। तो f 3.1 इज इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या होगा, तो माइनस, वो देखो ध्यान से देखो माइनस में है। अब देखो इसको समझते हैं, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, चलो ठीक है। अब देखिए -3.1 है, -3.1 है ना, तो x इज इक्वल टू -3.1। तो देखो अब इससे बड़ी होना चाहिए, इससे बड़ी या इतनी होना चाहिए, इतनी तो वैल्यू दिखेगी नहीं महत्तम पूर्णांक। अब इससे बड़ी देखो, है ना, अब इससे महत्तम देखो, महत्तम देखना, इससे कम महत्तम, अब इससे कम महत्तम वैल्यू। अब देखो इससे कम महत्तम वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, इससे कम महत्तम वैल्यू दिखनी चाहिए आपको, इससे कम। अब इससे कम महत्तम वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, ये तो 3 तो बड़ी हो जाएगी, -3 इससे बड़ी है, तो बड़ी की बात नहीं करना है मुझे, छोटी की बात करना है, और ये -4, तो इसका आंसर क्या होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ। वैसे ग्राफ बनाने की इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी देख लेते हैं ग्राफ क्या होगा। अब देखिए x डैश fx और ये fx डैश हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये तो 0 होगा, 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलो ठीक है, इसका ग्राफ समझते हैं। अब x की वैल्यू कितनी है, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, अब x की वैल्यू ये हो जा रही है हमारी कितनी, 2.9। अब 2.9 कहाँ है, देखो 2.9, अब देखो x की वैल्यू 2.9 मतलब यहाँ होगी अप्रोक्सीमेटली, पर इससे छोटी मतलब इधर की ओर। ठीक है, अब क्या बोलता है 3.6 कहाँ, यहाँ होगी, ये 3.6 होगी, अभी 3.6 दिख रही है ना, 3.6 ये दिख रही है। जब x की वैल्यू 3.6 है तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये 2 निकली थी ना। ठीक है, अब ये कितनी हो गई, 3.6 रखे थे तो कितनी 3 निकली थी, 3.6 मतलब 3, ये 3.6 और ये 3 की ओर बढ़ेगी। अब ठीक है, वैसे देखो ये x की वैल्यू 5 है, चलो x की वैल्यू 5 कहाँ गई, x की वैल्यू 5, ये 5 मान के चलो, ये 5। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 निकली थी, कहाँ गया 5, ये 5 ले लेते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये 5 इधर की ओर बढ़ेगा। जब x की वैल्यू -3.1, चलो x की वैल्यू -3.1, ये -3.1 ये ली, तो x की वैल्यू 4 आई थी, 4, ये 0 इधर की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से महत्तम पूर्णांक फलन का मान या महत्तम पूर्णांक फलन ज्ञात किया जा सकता है। महत्तम पूर्णांक फलन ये होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि महत्तम पूर्णांक फलन या क्या बोलता है, कुछ वास्तविक फलन और उनके ग्राफ समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूँ। और देखते हैं स्टूडेंट्स, अब वास्तविक फलनों का बीजगणित। अब वास्तविक फलनों का बीजगणित क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला क्या कहता है, 2 वास्तविक फलनों का योग। अब यदि कोई 2 वास्तविक फलन आ जाए, मान लिया जाए पहला फलन है fx, है ना, fx इज इक्वल टू, या आप ये कह सकते हैं पहला फलन fx है ना। पहला फलन क्या ले लिया हमने, यहाँ पर fx ले लेते हैं, और दूसरा फलन क्या है, gx है, मान के चलो दूसरा फलन क्या है, gx है। अब देखिए कि जो फंक्शन है पहला वाला वो क्या है, फंक्शन f फ्रॉम x टू r, एंड दूसरा फंक्शन है g, तो g फ्रॉम x टू r, है ना। f फ्रॉम x टू r जब fx के फंक्शन है, और f फ्रॉम x टू r gx के फंक्शन है। जब ये 2 फंक्शन है तो इनका योग क्या होगा, तो इनका योग होगा बेटा f x प्लस, है ना, fx प्लस क्या हो जाएगा gx, है ना, fx प्लस क्या हो जाएगा gx, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं fx प्लस gx इज इक्वल टू क्या होगा, f प्लस g इंटू x, यानी 2 फंक्शनों का योग इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला ये निकल गया। ठीक है, अब 2 फंक्शनों का पहला तो हमने देख लिया योग, अब अंतर वगैरह आ जाए तो क्या होगा। ठीक है,
इसको बहुत ही ध्यान समझना है और ध्यान से देखना है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बाजू में लिखते चलता हूँ क्योंकि हमको बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो दो फंक्शनों का योग है। तो पहला ये देखो कि एक f फ्रॉम क्या हो रहा है x टू r है, तब एक फंक्शन है fx। दूसरा क्या कहता है g फ्रॉम x टू r है, तब एक फंक्शन है gx। क्लियर हो गया। तब fx प्लस gx इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा आपको, f प्लस g इंटू x, ये फाइंड होगा, ठीक है। इस पर एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद अगर कहता है कि फर्स्ट टर्म तो हो गई योग का, अब क्या हो गया, अगर व्यवकलन आ जाए, अंतर आ जाए, तो क्या होगा, fx माइनस gx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा f माइनस g इंटू एक्स होगा, ठीक है। थर्ड, अगर आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो क्या होगा कि f x इंटू जी एक्स आ जाए, है ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स आ जाए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ जी इंटू एक्स होगा, ठीक है बच्चों। अगर फोर्थ आपको आ जाए कि एफ एक्स फंक्शन आ जाए, दो फंक्शनों का भाग, तो एफ एक्स अपान जी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि फिफ्थ टर्म में आपको आ जाए कि दो फंक्शनों का, देखो यहाँ पर क्या हो गया, योग हो गया, व्यवकलन हो गया, गुना हो गया, भाग भी हो गया। अब किसी अदिश राशि के साथ गुना आ जाए तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि अल्फा है, तो अब क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एफ एक्स, ये इसका आंसर होगा। तो आपको ये 5 फार्मूले याद रखने हैं, ये 5 फार्मूले, ठीक है, आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। इस 5 फार्मूले पर ही आगे मैथ्स बनेगी। इतनी बातें ये समझ में आ गई कि अगर योग होगा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस जी एक्स हो जाएगा। जब अंतर की बात करेंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस जी एक्स हो जाएगा। जब गुना की बात करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स हो जाएगा। बाकी बात करेंगे तो एफ एक्स अपान एफ एक्स हो जाएगा, सॉरी जी एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू एफ एक्स रहेगा तो अल्फा एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि इस पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है मेरे पास। क्या है एग्जाम्पल नंबर 16 कि मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 16 की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल 16, ठीक है। मान लीजिए कि एफ एक्स, मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स इज इक्वल टू, तथा जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 द्वारा परिभाषित हैं, द्वारा परिभाषित है। तब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, इस पर चर्चा करते हैं, है ना। तब हमें क्या क्या ज्ञात करना होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तब क्या ज्ञात करना है कि, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, f अपॉन जी इंटू एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या होगा, हमको क्या क्या याद करना बेटा, यहाँ पर पहला टर्म की f प्लस जी इंटू एक्स याद करना है। दूसरा f माइनस जी इंटू एक्स ज्ञात करना है। चलो इसको क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आगे देखते हैं। तब देखो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 16 में, मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तब हमें इन दोनों फंक्शनों का योग देखना है। योग मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात करनी है, एफ एक्स प्लस किसकी बात करनी है, जी एक्स की। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जब एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, प्लस जी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों का योग हो गया। सीधे सीधे बस यही इसका आंसर होगा। योग मतलब जोड़ देना है, ठीक है। पहले इसको कोष्टक लगा देना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक हटाओगे तो 2x प्लस 1 होगा, यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए
यदि एफ एक्स माइनस जी एक्स की बात करें, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है यही तो होगा, है ना, कि एफ एक्स में से हम जी एक्स को घटा रहे हैं, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2x माइनस 1, ये इसका राइट आंसर होगा। जब आप एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तब क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू जब x का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर होगा। और जब आप एफ एक्स इस डिवाइड बाय जी एक्स करेंगे इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो सेम इसी पर आधारित ही बनाया है हमने यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17, एक्स की वैल्यू क्या दिया है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर अंडर रूट एक्स, और जी एक्स की वैल्यू दिया है एक्स, इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स और इसकी वैल्यू ओनली एक्स दिया है। तब मुझे भाई योग, अंतर, गुना और भाग देखना है, तो योग निकालेंगे तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू एक्स, यही इसका आंसर होगा। उसके बाद एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालेंगे तो इज इक्वल टू एफ एक्स है अंडर रूट एक्स माइनस जी एक्स क्या है, एक्स है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स होगा। जब अंडर रूट एक्स इंटू एक्स तो उसको आप ऐसे ही तो लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स पर 1 की पावर, ठीक है, इज इक्वल टू हर समान होने पर गुना में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3/2, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद एफ एक्स अपान जी एक्स निकालेंगे आप, एफ एक्स अपान कितना निकालेंगे, जी एक्स निकालेंगे तो इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स अपान इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, ठीक है। अब दोनों पक्ष यानी अंश व हर में अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अपान कितना होगा, एक्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसल आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स मतलब 1/2 की पावर, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2, जहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ, ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो फंक्शनों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।